मैं ईरान में महिलाओं के कपड़े सिलने का काम करता था। एक दिन एक आदमी आया और बोला कि मेरी पत्नी बहुत मोटी है, आपको घर आकर उसका नाप लेना होगा। वह आदमी मान गया। बड़ी रकम देखकर मैं भी राजी हो गया और वह आदमी उसकी पत्नी का नाप लेने चला गया। लेकिन नाप लेते समय मेरे होश उड़ गए। पिछले 6 महीने से एक ईरानी आदमी मेरे घर पर आकर मुझसे अपनी पत्नी के लिए सूट सिलने के लिए कह रहा था, जिसे वह पहनेगी। वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मैं उस महिला का सूट नहीं सिलना चाहता था, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था तब से मैं डर के मारे सो नहीं पाया था और न ही मैं उस महिला को अपने दिमाग से निकाल पाया था। लेकिन वह आदमी लगातार हर हफ्ते मेरे पास आता रहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पिछले 1 साल से ईरान में रह रहा था। वहां पर अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर मैं सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजारा करता था। कमाने वाला कोई नहीं था। वो बहुत अमीर आदमी था, पर सोचने वाली बात है, वो आदमी मुझसे ज्यादा अनुभवी और भी थे जो कमाल के कपड़े सिलते थे। फिर पता नहीं क्यों वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया और ये सब 6 महीने पहले शुरू हुआ। मेरे पास ज्यादा काम नहीं था। पूरा दिन मैं अपने साथ बिताता था। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मुश्किल से हफ्ते में 1 या 2 बार कोई ग्राहक मिलता था, जिससे घर का किराया चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ ईरान में मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ खुशी खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे 15 दिन बाद ही छोड़ दिया और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चले गए। मेरे लिए वो दिन कयामत के दिन जैसे थे, जब मैं 7 समंदर पार दिन रात अपने पति को खोज रही थी। मेरे पति खाना लाने की बात कहकर गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। मैं भूखी प्यासी होकर आई और पूरे दिन अपने पति का इंतजार करती रही। मेरे पास न तो मोबाइल था और न ही पासपोर्ट। दुख की बात ये थी कि मेरे पति कोई अजनबी नहीं, बल्कि मेरे पिता के दोस्त का बेटा, हमारा पड़ोसी और मेरे माता पिता था। इस दुनिया से चले जाने के बाद राजन अंकल ही थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। राजन अंकल मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे कर दी। मेरे पति शादी से पहले ईरान में रहते थे। वे पढ़ाई करने गए और फिर वहीं नौकरी करने लगे। राजन अंकल ने बड़ी मुश्किल से उन्हें भारत बुलाया। राजन चाचा के पास बहुत धन था। चाचा ने अपने बेटे से कहा कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूँगा। मैं गांव की एक गंवार लड़की को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ये सारी बातें मैंने छुपकर सुनी थी। उस समय मेरा दिल चाह रहा था, मैं यही चाहता था, घर से बहुत दूर चली जाती। न मैं यहाँ रहती और न ही चाचा अपने बेटे को मजबूर करते, पर मेरे पास कोई और सहारा नहीं था। मुझे यहाँ रहना था और चाचा के हर फैसले के आगे सिर झुकाना था। दूसरों के सामने खुद को अपमानित होते देखना बहुत मुश्किल था। यह एक मुश्किल काम है, पर मैं चाचा को मना करके दुखी नहीं कर सकती थी। फिर चाचा ने न जाने कैसे अपनी बेटी को समझाया। वो मुझसे शादी के लिए राजी हो गया। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख सकती थी। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। जब भी मैं उसके सामने होती तो उसकी नजरों से दूर जाने का मन करता, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं बस चुपचाप आंसू बहाती रहती। शादी से एक दिन पहले हिम्मत जुटाकर मैं राजन अंकल के कमरे में गई। अंकल मुझे देखकर हैरान हो गए और मुझसे पूछने लगे कि सब ठीक तो है ना। तब मैंने अंकल से कहा कि अपने बेटे को मत सताओ और मुझे उसे बांधने के लिए मजबूर मत करो, लेकिन अंकल ने मेरी एक ना सुनी और कहा कि उन्हें
तुमसे ही शादी करनी चाहिए वरना वो सब कुछ खो देंगे और तुम चिंता मत करो मैंने तुम्हारा इंतजार किया है यकीनन ऐसा हुआ है वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। चाचा की बात सुनकर मैं सिर झुकाकर वापस चली गई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस भगवान से प्रार्थना कर सकती थी। मैं कर सकती थी और मैं हमेशा एक अच्छे जीवन साथी की कामना करती थी। अगले दिन शादी थी। मैं दुल्हन बनी और खूबसूरत दिख रही थी। शादी अच्छे से हुई और मुझे मेरे पति के कमरे में ले जाया गया। सब कुछ खूबसूरत था। पता नहीं क्यों मेरा दिल डर गया और मुझे लग रहा था कि मेरे पति मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन फिर जो हुआ, मैं चौंक गई। वह कमरे में आया और मुझे देखकर हैरान रह गया। शायद वह भी मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। अगले ही पल वह मेरे पास बैठा था। उसने अपने प्यार का इजहार किया। राजन अंकल ने उसे संतुष्ट किया और सब कुछ ठीक होने लगा। पति को वापस ईरान जाना पड़ा। राजन अंकल ने उसे जाने से मना कर दिया। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब पति ने मुझे उसे साथ ले जाने को कहा। अंकल मुझे नहीं, बल्कि मेरे पति को भेजना चाहते थे। वह जीत की जिद पर अड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैं हवा में उड़ने लगी और फिर आखिरकार मुझे अंकल को मारना पड़ा और शादी के 3 महीने बाद मैं अपने पति के साथ ईरान आ गई। यहाँ मेरे पति ने मुझे एक छोटे से घर में रखा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पति इतने साधारण घर में रह रहे थे। यहाँ आने के बाद वे बहुत व्यस्त हो गए। वे सुबह जाते और रात को वापस आते। वे मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे, पता नहीं क्यों। मुझे बदलाव सा महसूस होने लगा था। मैंने यहाँ 15 दिन बड़ी मुश्किल से काटे। उसने मुझे फोन भी नहीं किया था। और फिर 15 दिन बाद रविवार को वो नाश्ता लेने गया और वापस नहीं आया। सुबह से शाम तक मैं परेशान होकर इधर-उधर भटकती रही। मेरी आंखें उसका इंतजार करती रहीं, पर वो नहीं आया। न मुझे शहर पता है, न गली। मैं पिछले 15 दिनों से बाहर भी नहीं गई थी। जब मैंने अपना सामान देखा तो पर्स में कुछ पैसे पड़े थे। मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं बैठकर रो पड़ी। मुझे लगा कि मैं कुछ और नहीं कर सकती। पहले तो डर लगा कि कहीं मेरे पति के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, लेकिन जब मैंने देखा कि उनका सामान भी गायब है तो मेरा दिल टूट गया। क्या मैं यहाँ पराये देश में ऐसा कर सकती हूँ? मुझे ऐसे ही लाकर छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अकेले। उस दिन मैं खूब रोई। इतने सारे आंसू थे जो राजार चाचा के घर पर भी कभी नहीं निकल सकते थे। मुझे पता था कि मेरे पति कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? घर में इतना सारा खाना था। यह अच्छा था कि बगल के बच्चों के घर की फुटबॉल मेरे घर के आंगन में गिर गई थी और उस दिन शायद मैं भूख से मर जाती अगर उस बच्चे ने अपनी माँ के साथ फुटबॉल नहीं उठाई होती। ये लोग भारत से आए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें अपनी कहानी बताई। वो महिला मेरे लिए खाना लेकर आई। उसने मेरा ख्याल रखा। भूखा रहने के कारण मैं बीमार पड़ गया। शायद इस घर में अज्ञात मौत मर जाता। अगर ये लोग ना होते तो इस परिवार ने मुझे यहाँ रहने में मदद की। मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं था। महिला ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या काम पसंद है? तो मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है। फिर उसने मेरे लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी जहां मैं कपड़े सिल सकता था। काम बहुत कम था, गुजारा मुश्किल था। मकान मालिक किराया मांगने आता था। मेरे खर्चे ज्यादा नहीं थे, पर यहाँ गुजारा करना बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन एक आदमी मेरी दुकान पर आया और बोला कि वो मेरी बीवी का नाप लेना चाहता है। महंगा सूट सिलवाना है। मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं आम तौर पर किसी के घर नहीं जाता था। वे सभी अपना काम करवाने मेरे पास आते थे, लेकिन उस आदमी ने मुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे मांगे। मैं सोच रहा था कि यह आदमी मेरी मदद करने वाला है।
वह ज्यादा पैसे क्यों देगा? मैंने उस आदमी को रुकने को कहा और तुरंत अपने पड़ोसी के पास गया जो अब मेरा अच्छा दोस्त बन चुका था। मैंने उसे उस आदमी के बारे में बताया जो मुझे अपने घर चलने के लिए कह रहा था। मेरे पड़ोसी ने कहा कि वह आदमी पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसका बहुत बड़ा कारोबार है। हर कोई जानता है। मना मत करो, चले जाओ। मुझे उसकी पत्नी का नाम भी लेना है। मैंने इस पर सिर हिलाया और उस आदमी के साथ उसके घर आ गया। उस आदमी का घर बहुत आलीशान था, यानी वह अमीर था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी पत्नी को देखा, मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उस आदमी ने कहा कि उसकी पत्नी मोटी है, पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी मोटी होगी, क्योंकि उसका शरीर बहुत मोटा था। उसके शरीर से मांस लटक रहा था और उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं डर के मारे चीख पड़ा। शायद वह बहुत ज्यादा था। फिर उसने ऐसी पत्नी क्यों रखी? क्या वह अपनी पत्नी से प्यार करता था या वह भी मेरी पति थी? जैसे यह कोई मजबूरी थी, मैं इसे समझ नहीं पाया। मुझे उस औरत को अपने दिमाग से निकालने में पूरा 1 हफ्ता लग गया, लेकिन फिर रविवार को वो आदमी फिर आया और मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसने बस इतना कहा कि अगर मेरी बीवी का साइज ले लो और वो अपने कपड़े तुमसे सिलवाना चाहती है। मैंने उस आदमी को साफ मना कर दिया, लेकिन वो हर हफ्ते आने लगा और मिन्नतें करने लगा। मुझे समझ नहीं आता कि वह मेरे पास ही क्यों आता है। उस आदमी ने कहा कि तुम हर हफ्ते सिलवा लिया करो। मुझे अपनी बीवी के लिए एक सूट सिलना है और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम बस मेरी बीवी के कपड़े सिल दिया करो और तुम अमीर बन जाओगे। उसकी बातें मेरे लिए फायदेमंद थी। थक हार कर मैंने उसकी बातें मान ली। मेरे पास काम की कमी थी। महीना खत्म होने वाला था। घर का किराया भी देना था। खैर, दिल पर पत्थर रखकर मैं उसके साथ फिर उसके घर चला गया। उसकी पत्नी को देखकर मेरा दिल डर से कांपने लगा, और ऐसा क्यों था? उसकी सारी चमड़ी जल गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाप लिया। उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मेरा मन यह सोचकर भटक गया कि कोई आदमी ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकता है। उसका नाप लेने के बाद मैं जल्दी से उसके घर से निकल गया। वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। उसने जो सूट सिलने को कहा था, उसे बनाने में मुझे पूरा 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ते की शाम को वह आदमी सूट लेने आया। उसने मुझे एक सूट के लिए इतने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गया। उसने मुझे दूसरा सूट सिलने को कहा और फिर से नाप लेने को कहा। इस बार मैं खुशी खुशी गया क्योंकि वह आदमी मुझे अच्छे पैसे दे रहा था। इस बार भी मैंने नाप लिया और वापस आकर सूट सिल दिया। इस बार उसने मुझे दोगुने पैसे दिए, बिल्कुल उसके साथ काम करने जैसा। 2 महीने बीत गए। अब मैं काफी संतुष्ट थी। अब पैसों की चिंता नहीं थी। हाँ, पर अचानक कभी कभी मुझे अपने पति की याद आती थी और मुझे हमेशा घर की याद आती थी। मैं वापस इंडिया जाना चाहती थी, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं इस डर से बाहर नहीं जाती थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ कर ना ले जाए। इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। पूरा दिन बैठकर कपड़े सिलती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे आदमी की बीवी का नाप लेना था। मुझे हैरानी होती थी कि वो आदमी मुझसे हर सूट के लिए नया नाप क्यों लेने को कहता था। पर उस दिन मेरे होश उड़ गए जब नाप लेते समय मेरी नज़र उसकी बीवी की गर्दन पर पड़ी और मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं उसकी बीवी से पूछना चाहता था, पर उसने कभी मुझसे बात नहीं की। उसकी गर्दन पर कुछ जला हुआ था, जबकि बाकी गर्दन ठीक थी और जला हुआ हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे कुछ पूछा। वह मेरी तरफ मुड़ी और उसने नाप मेरे हाथ में रख दिया। वह बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी।
तभी वह आदमी अंदर आया। पहले तो वह नाप लेते समय वहां उग्रता से खड़ा रहता था, लेकिन शायद अब उसे मुझ पर भरोसा होने लगा था, इसीलिए वह कुछ देर के लिए बाहर चला गया। उस समय मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे मैंने कोई चोरी कर ली हो। मैंने जल्दी से नाप लिया और वापस आ गया। जब मैंने चीट शीट खोली तो उस पर एक नंबर लिखा देखकर हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह नंबर किसका है। उसकी पत्नी ने मुझे यह क्यों दिया? मैं बहुत देर तक सोचता रहा और फिर अपने पड़ोसी के घर चला गया। वहां मैंने उसे कॉल किया और फोन नंबर डायल किया। किसी आदमी ने फोन उठाया था। मैं डर गया और फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने फिर से कॉल किया। इस बार जब मैंने उठाया तो कोई अजनबी था जो मुझसे कह रहा था कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। मुझे पसीना आने लगा और जब बाहर आया तो बाहर वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था। उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। मुझे देखते ही उसने कहा कि एक जरूरी काम है, अंदर आ जाओ। मैं उसे घर के अंदर ले गया। फिर उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर मैं चौंक गया। वो एक एजेंट था जो एक मिशन पर था और वो मिशन ईरानी आदमी के खिलाफ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो आदमी बहुत अच्छा इंसान था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन असली बात कुछ और थी। वो आदमी लड़कियों के जरिए लड़कियों की तस्करी करता था। जिस लड़के को उसने अपनी पत्नी के रूप में पेश किया था वह उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि वह लड़की थी। वह लड़कियों को नकली मांस से मोटा बनाता था ताकि वह तस्करी का सामान उसके अंदर डाल सके, और चेहरे पर जला हुआ मांस होता था जो बिल्कुल असली लगता था। हर बार वह कोई अलग लड़की होती थी, लेकिन वह उन्हें इस तरह से तैयार करता था कि पहचानना मुश्किल हो जाता था, और उनके जरिए वह आदमी लोगों के अलग अलग शरीर के अंगों की तस्करी करता था। जिस लड़की ने मुझे नंबर दिया था वो भी एक एजेंट थी जो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची थी। उस एजेंट ने मुझसे कहा कि तुम उस आदमी को पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम्हें बस इतना करना है। तुम्हें क्या करना है कि इस बार जब तुम नाप लेने जाओगे तो लड़की को तुम्हें फोन देना होगा। ये सुनकर मैं डर गया। पहले तो मैंने मना करना चाहा, फिर उस आदमी ने कहा कि उस राक्षस को पकड़ने में हमारी मदद करो वरना वह अपना घिनौना काम जारी रखेगा। उस एजेंट ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। मैं मदद इसलिए मांग रहा था क्योंकि सिर्फ मैं ही उसे उस आदमी के घर तक ले जा सकता था। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा, और फिर उसने मेरी शर्त मान ली। अगली बार जब मैं नाप लेने गई तो चुपके से फोन ले लिया और वह फोन मैंने उस लड़की को दे दिया जिसका नाप मैं ले रही थी। यह सब बहुत सावधानी से किया। इस काम के बाद एजेंट ने मुझे शर्त के मुताबिक भारत भेज दिया। मैंने सुना कि वह आदमी पकड़ा गया और चाचा बीमार पड़ गए हैं। मेरे पति ने उसे मेरी मौत की खबर दे दी थी, हालांकि मैं जिंदा थी। राजन अंकल मुझे देखकर रो पड़े और फिर वो अपने बेटे का नाम करवाने के लिए जो भी पूछताछ करनी थी उसमें उनका नाम ले लेती थी। जब मेरे पति को ये खबर मिली तो वो वापस यहाँ आ गए। मैं मालकिन थी। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और बहाने बनाने लगे। मैं ऐसे आदमी पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती थी। मैंने उनसे तलाक ले लिया और वो खाली हाथ रह गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।